दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, इन 10 स्क्रिप्ट के इस तीसरे एपिसोड में जो यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं और जिसका नाम चालू होता है एपिसोड का प्रोबेबली प्रोटो तमिल डोमिनेट्स इंडियस स्क्रिप्ट में, आज हम रिवर फ्लो मॉडल के ज़रिए जो हमने पिछले 2 एपिसोड में क्लेम करने की कोशिश की है उस क्लेम को और संक्षिप्त में और रिवर फ्लो मॉडल पे हम कैसे पहुँचे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और किसी तरह से अपने क्लेम को और टेक्निकली साउंड फुटिंग पे रखने की कोशिश हम करेंगे। जी हाँ, मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहे मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद से मकान नंबर 869, क्योंकि इस एड्रेस की ज़रूरत कभी न कभी आपको पड़ सकती है। आम आदमी की ज़रूरत कभी कभी ख़ास लोगों को पड़ सकती है। खैर, इन 10 स्क्रिप्ट को अगर हम किसी अपनी भाषा जो सब कॉन्टिनेंट में है उससे अगर जोड़ना चाहते हैं या इन 10 स्क्रिप्ट के पीछे कोई अपनी सब कॉन्टिनेंट की भाषा है, चाहे नॉर्दर्न इंडिया या साउदर्न इंडिया, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हज़ारों साल पुरानी ये जो स्क्रिप्ट है जो कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार BC में लिखी गई और वो भी सील्स में, तो इस स्क्रिप्ट से संबंधित आज की कौन सी स्क्रिप्ट है। चूँकि आज की जितनी भी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में बोली जा रही है, तो उसकी जो मदर स्क्रिप्ट है वो कोई और नहीं ब्राह्मी लिपि है। जी हाँ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो फिर अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट के पीछे कोई इंडियन लैंग्वेज है तो पहले हमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट और जो ये मदर स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो हमारे ज़्यादातर लैंग्वेजेस की एक कहीं ना कहीं मदर स्क्रिप्ट है, इसके मध्य कोई संबंध है क्या। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को देखें तो इसमें ख़ास जो चीज़ दिखती है कि वर्टिकल लाइन और नीचे के हिस्से में जो लाइन उससे ब्रेक होती है और कर्वेचर बदलती है, तो बहुत सारे शब्दों को कहीं ना कहीं उसके ज़रिए जो नीचे लाइनें अपना कर्वेचर टूटती हैं, बदलती हैं इत्यादि, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डोमिनेटिंग पैटर्न है और वास्तव में उसी को स्वर व्यंजन इत्यादि दिए गए हैं। तो इन वेरी सिंपल सिंबल्स और उनके लोअर पार्ट में जो वेरिएशंस हैं उनसे जो और ब्रांचेस निकलती हैं और कुछ कम्बिनेशन के साथ कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट सजाई जा सकती है ना। लेकिन ये आप देखिए कि ऐसे ही सिंबल, जी हाँ, खड़ी लाइन और नीचे के पार्ट में जो ब्रांचेस में टूटती है, ऐसे ही सिंबल्स कुछ क्या बोलते हैं हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंबल्स पाए गए हैं सील्स में, उसमें भी पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि आप जो ब्राह्मी लिपि में इस सिंबल के ज़रिए जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इसको इन्हीं सिंबल के जो एक छोटा पोर्शन है, और चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सिंबल्स पाए गए हैं वो करीब 700 के करीब डिफरेंट सिंबल है, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, तो आप डायरेक्टली उसको उस छोटे से पोर्शन को उससे मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता से और ब्राह्मी लिपि से कैसे जोड़ सकते हैं। पहले इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि ब्राह्मी लिपि उन्हीं पोर्शन के छोटे से सिंबल से पूरी की पूरी लिपि बना रही है और एक ही लैंग्वेज की नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस की, और उनसे संबंधित लिपियाँ बना रही है, मॉडर्न लिपियाँ। दूसरा ये कि इसलिए सिंबल ख़ास हैं जो 700 सिंबल में मिले। और अगर हम रैंडम सोचें कि कोई भी सिंबल वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में वो स्वर व्यंजन बना सकते थे, या अगर हम ये सोचें कि क्या बोलते हैं कि 700 सिंबल्स वो कहीं ना कहीं अगर पूरे पिक्चर वाले सिंबल पिक्टोरियल हटा दिए जाएं तो 700 सिंबल्स अलग अलग ध्वनियाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं ना, का, की, को, औ ना, पूरी इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं अलग अलग ध्वनियाँ। तो फिर उन सिंबल्स को यूज करके सील पर कोई मीनिंगफुल चीज़ बनाना जो वास्तव में सील पे बने हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार से रिलेटेड है। और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो बताता है कि सील पे अगर सिंबल्स हैं या ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यापार को रिप्रेजेंट करेगा। और चूँकि ऐसी ही सील मेसोपोटामिया में भी पाई गई है भरपूर ना, लेकिन सील के सिंबल्स लिमिटेड हैं,
तो कहीं ना कहीं ये सिंबल्स क्या बोलते हैं, कमोडिटी को, क्वांटिटी को, यूनिट्स को, इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूँकि सिंबल को कहीं ना कहीं सिंबल को सील पर छोटी सी जगह पे अंकित करना है, तो फिर अगर जो कारीगर कर रहे हैं जिनको अंकित करना है, और वही कारीगर कहीं ना कहीं एक तरह से व्यापारी भी थे, क्योंकि इतना स्ट्रैटिफिकेशन उस समय नहीं हुआ होगा, या वही लोग कहीं ना कहीं इंटरप्रीटर भी थे, और कहीं ना कहीं वही लोग मोहनजोदड़ो की जो आपकी असेंबली हॉल है वहीं डिस्कशन भी करते होंगे आपस में ना, अन्य सभ्यताओं के भी लोगों से, व्यापारियों इत्यादि से। कहीं ना कहीं इंडस स्क्रिप्ट जो पहली स्क्रिप्ट लिखी गई वो व्यापार के लिए लिखी गई, और सील पे कम से कम जगह पर मैसिव इंफॉर्मेशन इफ़िशिएंट वे से लिखने के लिए लिखी गई। तो लिखने वाला जो पत्थर पे काम कर, अगर 700 उनको धनिया दे दी जाएंगी और उन सील्स को आम आदमी व्यापार के लिए यूज कर रहा है ना, और कोई भी व्यापार कर सकता है कहीं से भी आकर, तो फिर वो कैसे क्या बोलते हैं इतनी सारी धनियों के साथ उसको याद रखा जाएगा, इतनी सारी धनियों को, और उसको अलग अलग कम्बिनेशन में कैसे क्या बोलते हैं एक प्रोडक्ट के लिए एक साइन कैसे बन पाएगा ना, याद भी नहीं रहेंगे, बन भी नहीं पाएगा, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी भी हो सकती है साउंडों में, प्लस क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सिंबल के सहारे अगर हम कम जगह पे लिखना चाहेंगे किसी शब्द को तो वो पूरी जगह खा लेगा, तो और उसको बनाने में भी दिक्कत ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्क्रिप्ट में जो सबसे सिंपल सिंबल्स है, और कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करके ही ये ब्राह्मी लिपि के सिंबल्स ने पूरी स्क्रिप्ट गढ़ दी। तो कहीं ना कहीं वो जो सिंपल सिंबल्स हैं, वर्टिकल लाइन और उससे ट्री नीचे की ओर जो लाइंस, एक वर्टिकल लाइन जैसे नदी, पहाड़ से नदी बह रही हो, और वो कहीं ना कहीं नीचे जाके मैदान पे वो टूट जाती है डेल्टा के फॉर्म में ना। तो उस तरह के सिंबल्स के ज़रिए और उनको स्वर व्यंजन देकर कहीं ना कहीं ब्राह्मी की तरह और वहीं तक सीमित रहकर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सिंबल बना सकते हैं। आम तौर पे नॉर्मली हम एक सिंपल सिंबल के बगल दूसरा सिंबल फिर तीसरा इसे लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि सील पे काम करना है, स्पेस बहुत कम है, और चूंकि सील क्या है, पत्थर है, कुशलता से कारीगर को काम करना है और कम जगह पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सिंबल कहीं ना कहीं ये वर्टिकल लाइन और जो उससे ट्रिब्यूटरी रिवर, मेन रिवर एंड उससे ट्रिब्यूटरीज जो निकल रही हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहिए, वो जो निकल रही हैं, उसके ज़रिए ये कॉम्प्लेक्स सिंबल कहीं ना कहीं जनरेट है। बगल बगल नहीं लिखे गए हैं, बगल उसको एक पैटर्न में जोड़ते हुए वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापार से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोई कमोडिटी हो व्यापारी की, या उससे क्वांटिटी हो या यूनिट हो, उन सब को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। फिर बात आती है कि चलिए यहाँ तक भी मान लिए, लेकिन रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल ही क्यों, और भी बहुत सिंपल सिंबल हो सकते हैं। एक्चुअली में रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल का प्रयोग करके पूरी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं ब्राह्मी ने सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस को दे दी। और अगर कल्चरल कंटिन्यूटी की बात करें कि कौन सी इंडियन लैंग्वेज है पीछे, अगर ये प्रश्न रखा जाता है कि है भी कि नहीं, मान लेते हैं और इंडियन लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो वर्टिकल लाइन और ट्री स्ट्रक्चर है, ये रिलेशन को दर्शाता है, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनको ही स्वर व्यंजन दिया जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी फिगर्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं इत्यादि ना। तो एक्चुअली में शुरुआती सभ्यता पत्थरों की अपनी लोगों ने बनाई थी। हमारे गैदरिंग हंटर्स जो थे पत्थरों पर, जिनके डीएनए भी एक अभी रिसर्च पेपर में मिले हैं बहुत पुराने ना। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो बनाया, जो देखा, शेर बनाया, पहले पूरा शेर बनाया, उसके बाद जब रोज़ रोज़ बनाते बनाते थक गए या एक ही पत्थर पे कई सारे चिन्ह बताने हैं, किसी को दिखाना इत्यादि, तो सिंप्लीफाई भी उनको किया ना। लेकिन ये सब तो शेर, हाथी इत्यादि जो भी बनाएंगे उनको बाद में सिंप्लीफाई करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने नदी को बनाया होगा तो नदी सीधा सीधा निकल रही, आगे टूट रही है अगर देखने पर, तो वो तो ऑलरेडी सिंपल थी ना,
समझ रहे हैं। प्लस नदी का सब, नदी बिना कोई काम नहीं, आना से जाना से खाना से जीवन, नदी तो जीवन, चाहे मैदान में हो चाहे पहाड़ में हो ना। और प्यास अलग। तो कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने देखा उसको उन्होंने पत्थर पे उतारने की कोशिश की और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। लेकिन नदी जो है वो जीवन में और उसकी महानता और उसके प्रति प्रेम इत्यादि यूटिलिटी और उसकी सिंप्लिसिटी ना कहीं, इसीलिए रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल वास्तव में इंडियन स्क्रिप्ट और अन्य इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मदर सिंबल्स हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ही इसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सिंबल में व्यापार के लिए उनसे ही बनाए और उन्होंने ही सबसे पहले इनको स्वर व्यंजन दिए होंगे। ये हमारी हाइपोथेसिस है ना। कॉम्प्लेक्स सिंबल को देंगे तो फिर उनको कम जगह पे लिखना और इन कॉम्प्लेक्स सिंबल से कम ही चीज़ इंफॉर्मेशन आ पाएगी, तो ये भी एक कारण है। सिंपल सिंबल्स बहुत बड़ी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं कम ना, अगर बगल बगल चले कागज़ पे तो ऑलरेडी ये प्रूवन भी है। और प्लस अगर कल्चर की कंटिन्यूटी है और इंडियन स्क्रिप्ट को ढूंढ रहे हैं या इसके किसी पुराने प्रोटोटाइप को, तो कहीं ना कहीं जो पत्थरों पे जो इन्होंने हज़ारों साल में इसको डेवलप किया, इसकी कुछ ना कुछ याददाश्त बड़ा ही कल्चरल और एनवायरमेंटल डिफरेंस और बहुत चीज़ें साइट्स 1800-1600 के प्रति बाहर छोड़ दी गई, वैकेंट कर दी गई, कुछ भी बहुत कुछ हुआ हो। लेकिन इतनी बड़ी जो सभ्यता कहीं ना कहीं महाराष्ट्र लेकर जिसके सबूत रेत में दबे मिले हैं, तमिलनाडु में इसलिए नहीं मिले कि रेत है ही नहीं, और वैसे भी अगर ब्रेक होगा तो मैदान से वापस आ सकते हैं तमिलनाडु या पठार पे लोग। और चूँकि वहीं के लोग हैं ये ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वहीं के लोग हैं क्योंकि अभी जो हालिया 3300 साल पुराना 3350 साल पुराना जो स्टील मिली है, स्टील की नॉलेज और उनसे संबंधित चीज़ें तमिलनाडु में हालिया, तो उसने कहीं ना कहीं जो है सभ्यता के फ्लो को कहीं ना कहीं साउथ से नॉर्थ की ओर केंद्रित कर दिया है। और वैसे भी अगर हम देखें तो जब 3350 साल में हमको स्टील मिल गया साउथ इंडिया में, मतलब तमिलनाडु में, तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जो सभ्यता है कहीं ना कहीं इसी दौरान जन्म ले रही थी, अपने शुरुआती फेज़ में जन्म ले रही थी 3500-3000 के शुरुआती फेज़ में ना। और चरम पे पहुंचने के बावजूद भी वो ब्रोंज एज ही रही, मतलब कहीं ना कहीं सभ्यता का फ्लो नीचे से ऊपर रहा। प्लस अगर ये एकाएक चले गए होंगे, अगर एकाएक मान लीजिए जब उनको स्टील मिला था उसके पहले भी कहीं ना कहीं वो सभ्यता व्यापार के लिए, क्योंकि वो पहाड़ से संबंधित सभ्यता इस है और खाने पीने के लिए नदी है और नीचे मैदान है, खेती होती में इतना दिक्कत नहीं थी सेंट्रल एशिया इत्यादि की तरह से उसको मौसम, तो इस तरह का कोई कन्फ्लिक्टिंग सिस्टम या किंग सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं थी। तो लोग वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जी के साथ और पत्थरों के साथ मेटलर्जी आदि, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं आगे उस लोकेशंस पे गए होंगे जहाँ से वो बाहरी वर्ल्ड से और उनकी दूसरी सभ्यताओं के लोगों से बेटर वे में इंटरेक्ट कर दे, केवल सी रूट पे निर्भर ना करें। तो इसीलिए सभ्यता का फ्लो कहीं ना कहीं साउथ से स्टील मिलने के बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ अब कन्फर्म होता है। प्लस स्वयं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की, आप मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी साइट को देखिए और सबसे पुरानी साइटों में, तो जिस तरह से उसका ड्रेनेज सिस्टम ऊंचाई इत्यादि पे बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के जो रॉक कारीगर हैं, मेटलर्जी में माहिर लोग हैं, उन्होंने ही उन सभ्यता को कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए स्थापित किया था। आप ये कह सकते हैं जब स्थापित किया और मान लीजिए कम समय में स्थापित किया, भले ही सभ्यता का फ्लो नीचे से ऊपर है ना, तो फिर नीचे वाली सभ्यता जब 3300 में स्टील मिल गया तो वहाँ क्यों नहीं मिला, तो सभ्यता स्टील मिलने से पहले भी वहाँ जन्म लेना चालू कर ली होगी, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के जरिए तो स्टील मिलना चाहिए था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बनना, क्यों हम उसको ब्रोंज एज कहते, एक्चुअली में स्टील के लिए रॉ मटेरियल जो था वो एक्चुअली में साउथ में ही था। उसके लिए हाई तापमान की भट्टी इत्यादि या मजबूत राख इत्यादि वो दक्षिण में ही थे। तो क्यों बिना मतलब समय बर्बाद किया जाए, नॉलेज बर्बाद की जाए और नॉलेज ट्रेड मार्केट में चली जाए, कीमती नॉलेज ना, तो जो भी देना है वो नदी के जरिए ही ये सब देंगे ना। तो ये भी एक कारण है, तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन करती है। और आप देखिए कि जैसा कि होता है कि 1600 के करीब कहीं ना कहीं सारे साइट्स छोड़ दिए जाते हैं, शहरी साइट,
तो एकाएक तो ऐसा तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं हो गया जो बताने की कोशिश होती है आर्यन सिविलाइजेशन अलग है, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन जो बाद में आई है और वो ग्रामीण है, और ये शहर वाली सिविलाइजेशन अलग है। अरे इतने बड़े बड़े जो साइट्स मिले हुए हैं 3000 के करीब साइट्स इस सिंधु घाटी सभ्यता के, तो बिना ग्रामीण लोगों के सामंजस्य के साथ वो चल ही नहीं सकते हैं। क्या ट्रेड से ही खाना पीना सबका आ रहा था क्या? और जो पहाड़ों से जो अगर सभ्यता इवाल्व हुई हमारे फोरफादर से, तो ज़मीन पे उतरे नहीं होंगे क्या? हंटिंग गैदरिंग किए नहीं होंगे क्या? दूसरे पहाड़ दूसरी जगह पे वो गए नहीं होंगे क्या? और जब मैदान में चले होंगे तो कहीं ना कहीं मैदानी कल्चर में रस बस गए होंगे और लिखने की कला इत्यादि में उनकी याददाश्त कम हो गई होगी, और कहीं ना कहीं ध्वनियों के द्वारा ही अपना काम चला रहे होंगे, ध्वनियों को और अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। संस्कृत ग्रामर, प्रोटो संस्कृत ग्रामर का भी जन्म कहीं ना कहीं एक पैरेलल वे में होता गया। तो इस मॉडल में अब एक जो फाइंडिंग है किलाडी की 600 BC में तमिलनाडु में किलाडी में उसी तरह के इंदस के शहर और इत्यादि मिले हैं, और इसी तरह के उसके नीचे ही लेयर में क्या बोलते हैं, उसी में आपको क्या बोलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन के सिंबल्स भी, स्क्रिप्ट भी बर्तनों में इत्यादि कुछ में मिले हैं। तो इसको इस तरह से समझिए कि इसको उल्टा ना समझिए कि किलाडी में सभ्यता नॉर्थ वेस्ट से देर में पहुंची क्योंकि स्टील आ चुका है। दूसरी तरह से ये समझिए कि 3000 साइट्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट से महाराष्ट्र तक लगभग पहुंची गए हैं ना। जब कोई महामारी एनवायरमेंटल जो भी रहा होगा, शहरों से अफरा तफरी मची होगी, तो लोग मैदानों में, विस्तृत मैदानों में खो गए या उस जीवन में चले गए ना। लेकिन ये महामारी तमिलनाडु में भी उस समय वैसे ही शहर थे, लेकिन वो सरफेस पे थे। तो जो लोग वहाँ से छोड़ के गए भी होंगे रिवर डेल्टा और करीब, लेकिन चूँकि जियोलॉजी ऐसी है कि ज़्यादा डेल्टा मतलब वो बन नहीं सकता है डेल्टा इत्यादि, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? फिर से सरफेस में आए होंगे और फिर से कहीं ना कहीं महामारी इत्यादि को देखते हुए कुछ सदी बाद उसको तोड़ फोड़ के बनाया होगा, या ये प्रक्रिया चलती ही रही। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में 1800 BC के बाद के शहर या उससे पहले के शहर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि प्लेटू पर रेत इत्यादि नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कुछ प्लेट टेक्टोनॉमिक या कुछ रॉक टूट गई या डेल्टा या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ साइड्स पर कहीं ना कहीं सभ्यता का कुछ पोर्शन दब गया ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो वो जो सरफेस पे मान लीजिए किलेडी पे 600 BC तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने ओल्ड एज से थी सरफेस पे, तो उसमें आप पुराने फिगर्स नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर किलेडी में ब्रेक हो गया और वो दब गया वहीं पे, तो 600 BC के, जिसे हम 600 BC कह रहे हैं, एक्चुअली में जो 600 BC के इंस्क्रिप्शन और सभ्यता मिली है पुराने, एक्चुअली में 600 BC पे जो सरफेस वाली कंटिन्यूस सभ्यता आ रही थी और जो मॉडिफाई होती रह रही थी, कहीं ना कहीं 600 BC पे वो ब्रेक हुआ और वो दब गया। तो आर्कियोलॉजी में जब खुदाई करेंगे तो आपको 600 BC पुराना मिलेगा, लेकिन सरफेस पे अगर ये होती तो आज भी आपको नया ही मिलने के चांस होते ना। और अगर 1800-1600 BC के करीब और सभ्यता के सारे साइट्स धीरे धीरे खाली ना हो रहे होते, तो कहीं ना कहीं मोहनजोदाड़ो वाले जो पूरे स्ट्रक्चर रेत में है, तो कुछ जगह तमिलनाडु में कुछ ऐसे शहर भी सरफेस में मिलते जो आज तक कंटिन्यू हैं, जो कहीं ना कहीं वो कितने पुराने ये शो करते। लेकिन किन कारणों से जो लोगों ने शहर को छोड़ा और मैदान नॉर्थ इंडिया में खो गए, साउथ में खो के फिर वापस सरफेस पे आए और उन्होंने अपने शहरों को फिर से रीबिल्ट किया और फिर से नए सिरे पे वो चलेगा। और उन्होंने फिर सरफेस पे बन रहे हैं, तोड़ रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना। लेकिन जिस जगह उनका पैटर्न था सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से, ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि, वो सब उसको उन्होंने कहीं ना कहीं बनाए रखा। लेकिन जिस जगह पे वो ब्रेक आ गया किलेडी में, जिस जगह 1000 BC में अगर कहीं कुछ दबा मिल जाए और उसी सिंधु घाटी सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम और सिंबल्स इत्यादि मिल जाएं, तो आप मान लीजिएगा कि 1000 BC पे कहीं ना कहीं वो धंस गया ना। लेकिन ये सब एरिया छोटे होंगे, ये सब एरिया जल्दी ढूंढने को नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टेबल जियोलॉजी में है तमिलनाडु और साउदर क्या बोलते हैं जो प्लेट्यू है,
वेस्टर्न घाट्स के साथ ओल्ड फूड माउंटेन, जबकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट नॉर्थ वेस्ट में मानसून शिफ्ट इत्यादि और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली शहर को क्रिएट किया गया था। और इतने बड़े शहर के लिए जो भी ग्रामीण थे उसको जीवित रख पाए कि नहीं, या महामारी फैल गई, बहुत ज़्यादा लोग आना जानी आवाजाही इत्यादि ना, फिर वो बड़े बड़े मैदानों में और ग्रामीण जीवन में रच बस गए। और उसी कुछ पॉकेट्स में जो ग्रामीणियन संस्कृति जन्म ले रही थी, जिसने कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को भी प्रभावित किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आगे चल के चूँकि जब कुछ विशिष्ट पॉकेट में संस्कृत थी और कहीं ना कहीं साउदर्न रीजन से दूर कहीं नॉर्थ वेस्ट रीजन में, आज की बाउंड्रीज बिल्कुल देश की ना मानिए, अफ़गानिस्तान के और आगे ना सेंट्रल एशिया के पास उन पॉकेट्स में कहीं ना कहीं जिन लोगों को संस्कृत का ज्ञान था वो सबसे पहले घोड़े का ज्ञान उनको हुआ और रथ इत्यादि, तो नई लाइफ नई चीज़, और उसको फिर जो संस्कृत ग्रामर यूटिलिटेरियन के हिसाब से दिख रहे थे वो सभ्यता लैंग्वेज में बदलने लगी, चीज़ों को कहीं ना कहीं हाइम्स में अपने ऋग्वेदिक में शो करने लगी। और चूँकि सभ्यता जो आपकी वो वाली थी रॉक वाली जिसे कहें सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब ये कहीं ना कहीं पहाड़ के लोग मैदान में पूरी तरह खो गए थे और काफ़ी गैप हो गया, और जाना भी वापस चाहें तो रेत में दब गए। और फिर इतना बड़ा मैदान है, ये डर है वो सदियों चलता है, तो नई ज़िंदगी में चले गए। और साउदर्न रीजन से अगर दूर हैं, किसी पॉकेट में हैं, तो वहाँ पर अगर नई चीज़ें मिलती हैं उस पॉकेट में संस्कृत की, उसमें लैंग्वेज में आम भाषा में, भले ही प्रोटो तमिल से सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल के कारण हो सकते हैं, लेकिन जब सभ्यता ही नहीं रही 1800 पे, लोग मैदान में हो गए, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा हो गया। और संस्कृत के लोगों के पास जो पॉकेट में थे और उनको घोड़े इत्यादि से जो वहाँ पॉकेट में नॉलेज मिली, जब वो कल्चर फैलने लगा कहीं ना कहीं अपने ही लोगों में, तो वो भाषा बढ़ने लगी। तो पहले हाइम्स में घोड़ा रथ इत्यादि ये सब आए, और उससे संबंधित प्रकृति के देवता इत्यादि आए, वो हुआ सब कुछ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आम लोगों की भाषा थी, इस दोनों संस्कृत के इफ़ेक्ट में, एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट में, प्रोटो तमिल से कहीं ना कहीं वो प्रोटो प्राकृतिक और बाद में प्राकृतिक की ओर ही गई होगी। तो वहीं संस्कृत क्या बोलते हैं, जो एक तरह से लैंग्वेज की तरह हाइम्स में सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में, आप मान लीजिए उसको सबसे पहले अर्लियर 1200 में कहीं ना कहीं कंपोज हुई, और उसके बाद क्या बोलते हैं धीरे धीरे जब चूँकि लोग यहीं के थे, तो और जो नॉर्मल जीवन है और वो जो पॉकेट से निकल के वो लैंग्वेज अपने ही लोगों में, पॉकेट वाले भी अपने ही हैं, लेकिन वो और लोगों में जब फैलती गई, ये सब होता गया और समय बीतता गया और आगे आए नीचे गंगा यमुना इधर इस तरफ, तो फिर बाद में हाथी का जिक्र, और बाद में पूरब की तरफ तो गंगा यमुना का जिक्र ना। तो हाथी जो बहुत परिचित है इंदस घाटी सील्स में, वो क्यों नहीं भाई मिला, उसका जिक्र इसीलिए बाद में हुआ, इस तरह के कारणों कारण। लेकिन उसके बावजूद भी जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं आम लोगों की भाषा प्रोटो तमिल, और उसका बदलाव समय के साथ संस्कृत के इफेक्ट के साथ प्रोटो प्राकृतिक से लेकर प्राकृतिक। और वास्तव में अशोक के समय में जो भी उसके ज़्यादातर रॉक एडिक्ट हैं वो इसी ब्राह्मी लिपि जो इंदस वैली से आई है, कल्चर कंटिन्यूटी के कारण उसी में लिपि गई, और प्राकृतिक का ही यूज करती है। ये सब और कुछ नहीं, कल्चरल कंटिन्यूटी को दर्शाता है। तो वहीं संस्कृत जैसे जैसे और आगे बढ़ती गई, तो उसको भी चूँकि आम लोगों में और ज़्यादातर लिखने पढ़ने में रॉक में भी ही लिखना था अशोक के काल तक तो कम से कम, तो वही वाली स्क्रिप्ट जो थी इंदस वैली की स्क्रिप्ट, वही बेस का काम की। और संस्कृत के लोग भी अपने ही थे, भले ही वो जुबान और उनकी अलग मतलब गांव में और अलग तरीके से काफ़ी दूर, कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन काफ़ी मेहनत कर रहे थे, या जैसे भी गुरु शिष्य परंपरा में चलता आया। लेकिन स्क्रिप्ट एक्चुअली में जो यूज हुई संस्कृत के लिए भी बाद में आगे जाके वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी ही यूज हुई। और जैसे संस्कृत और डेवलप होने की कोशिश हुई तो उसने प्राकृतिक में नए शब्द भी लाए, और इसी तरह से ब्राह्मी को अपने अनुकूल और एडजस्ट करने के लिए लिपि पे प्रभाव भी छोड़ा, उस लिपि पे नए सिंबल भी दिए, श्री इत्यादि, छत्री इत्यादि बाद में, और ये सब बाद के एडिट पांडुलिपि इत्यादि में भी मिला। और पांडुलिपि और कागज़ों में काम करने से ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ना जो वर्टिकल लाइन है उसके नीचे जो
ट्रिब्यूटरी है वो घूमने फिरने पे लगी। तो आज के शब्द देखते हैं, और जो सीधी वाली रेखा दिख रही है ना, वो नदियों का फ्लो दिखा रहा है। तो इसी तरह से अगर ऐसे बगल बगल कई व्यंजन लिख दीजिएगा, कोई भी स्वर बगल बगल लीजिए, शब्द बन जाएगा। लेकिन संस्कृत के साथ अगर उसको जोड़ना है तो सीधी लाइन जोड़ दीजिए, और बगल वाले शब्दों के साथ भी उसको स्वर के नसाब और उस दोनों शब्दों को जोड़ना है ना, तो उस लाइन का प्रयोग कर लीजिए। या सीधी लाइन अगर दो है ऐसे ऐसे, तो वो दो नदी के दो किनारों को, ये भी नदी की इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद है इस रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल के जरिए इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड करने, लेकिन वैल्यू क्या देंगे। अब बात आती है कि चलिए स्क्रिप्ट में 700 सिंबल में ये जो वर्टिकल लाइन उससे संबंधित जो डेल्टाइक मॉडल है वो कहीं ना कहीं सिंपल स्वर व्यंजन है, और भी सिंपल फिगर्स जो भी हैं वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ स्वर व्यंजन होंगे। लेकिन वैल्यू क्या देंगे। वैल्यू एक्चुअली में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स मिली हुई है उसको रीजन के हिसाब से पहले देखिए कि अलग अलग रीजन में कौन कौन सी सील मिले, उसमें कौन कौन सिंबल हैं। जी हाँ, ग्राउंड फील्ड ग्रुप फील्ड एनालिसिस कर लीजिए, और जिस जगह पर सबसे कम सील मिले या सबसे ज़्यादा सील भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंबल सबसे कम मिले ना, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि कोई विशेष प्रोडक्ट का ट्रेड हो रहा है। उस प्रोडक्ट को ढूंढिए, उसके पुराने नाम को ढूंढिए, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कंप्यूटर में डिटेल इत्यादि होंगी। जितने भी हमारे इमिनेंट लोग काम कर रहे हैं, यज्ञ देवन से लेकर अभी से लेकर RS राव तक, RD बनर्जी साहब से लेकर सब ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर डाटा होंगे। तो उनको कमोडिटी को उस सिंपल सिंबल जो कम सिंबल जहाँ मिले हैं उस रीजन की खास चीज़ से उसके पुराने नाम से जोड़ने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लेक्स सिंबल अगर की करस्पॉन्डिंग है तो पूरा नाम मिलेगा। अगर ग्रुप ऑफ सिंपल सिंबल से हैं सील पे, लेकिन फिर भी ये ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ सिंपल सिंबल्स ये लिमिटेड है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अगर उससे संबंधित कोई कमोडिटी मिल जाए तो उन सिंबल्स को जो सिंपल सिंबल से बना हुआ ये कमोडिटी है, तो वहाँ पे आप स्वर व्यंजन आप उसके नाम के अनुसार दे सकते हैं। अब किसको एग्जैक्टली क्या स्वर व्यंजन देना है, इसमें ट्रायल एरर का वो चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभ्यता जो है ना, अगर अपनी हिंदी की बात करें तो ना क्या दिखाता है, नदी का पहला वो नीर क्या दिखाता है, भले ही तमिल में संस्कृत से आया है ना, नदी का ही वो या पानी का जो भी या नदी। तो एक्चुअली में सिंपल सिंबल्स में कहीं ना कहीं उसमें भी नेचर हमारे लोगों ने पाया था, और उसको ध्वनि देने की होगी तो उसको क्या स्वर व्यंजन दे, कहीं ना कहीं वो भी अगर नदी है तो ना से रिलेटेड हो सकता है, अगर नदी के पानी के जल की प्यास के हिसाब से है तो पा से रिलेटेड हो सकता है ना, या उस समय किस भाषा में क्या फील कर रहे थे। रेखा, नदी की रेखा तो मिल गई, लेकिन नदी के पानी को कहीं फील कर रहे थे, तो उससे संबंधित स्वर व्यंजन दे सकते हैं। लेकिन कोई कमोडिटी अगर मिल जाए और सिंपल सिंबल्स के ग्रुप के साथ हम उसको अटैच कर सकें, क्योंकि वो उस एरिए में अगर सिंबल कम है और कमोडिटी कोई कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल सिंबल के साथ है, तो आप इंडिविजुअल सिंबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। और कोई कॉम्प्लेक्स सिंबल अगर किसी एरिया में कम है लेकिन कोई प्रोडक्ट के साथ जोड़ दें तो फिर पता लगा लेंगे कि सिंपल सिंबल से कैसे कारीगर ने कम जगह में कॉम्प्लेक्स सिंबल बनाया है और वास्तव में वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे हिसाब से तो कमोडिटी का नाम क्वांटिटी और क्या यूनिट्स ये रिप्रेजेंट करना चाहिए, अगर सील की व्यवहारिकता वास्तव में ट्रेड के लिए इसके मायने आम लोगों के लिए है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत एक मॉडल के ज़रिए और जो साइंटिफिक डिस्कवरी है और जो सभ्यता के फ्लो के ज़रिए और चीज़ों को जो ब्रेक हुआ आर्यन और ऋग्वैदिक काल में वो क्यों हुआ, वो नॉर्थ इंडिया में ही क्यों दिखता है, साउथ में क्यों नहीं दिखता है, और प्लस क्या बोलते हैं अगर वास्तव में कोई ब्रेक हुआ भी होता जिस हिसाब से आर्यन और सिंधु घाटी सभ्यता की, और चूँकि इतनी ज़्यादा साइट्स हैं 3000 साइट, लाखों की पॉपुलेशन है और महाराष्ट्र लेके कम से कम नॉर्थ वेस्ट तक रेत में दबी मिली है, तो इतनी पॉपुलेशन को कौन सी ट्राइब मार दी, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलने चाहिए थे। प्लस ये शहर कितने ही पुराने हो आधुनिक हो बसाए गए हों, लेकिन कोई भी शहर अपनी लोकल पॉपुलेशन के साथ बिना सामंजस्य के नहीं रह सकता, और स्वयं हज़ारों साल सिंधु घाटी के पुराने शहर अपने ग्रामीण शहरों के साथ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने जो भी नॉलेज है उन्होंने अपने गांव वालों को दी होगी ना, वो ट्रांसफ़र इत्यादि की होगी ना। और वास्तव में ये सब आज के शहरी जीवन में स्वास्तिक का चिन्ह हो या कहीं ना कहीं पशुपति शिवा हो शिव के रूप में, ये सब वहीं से आए हैं। तो दूसरी तरफ से जब ग्रामीण जीवन में लोग ट्रेड इत्यादि और शहर वहर बंद हो गए, ये सब हो गया, ग्रामीण उसमें चले गए, क्या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वैदिक गॉड्स जो आते हैं, प्रकृति का प्रेम आता है इत्यादि, और हवन इत्यादि ये सब चीज़ें भी आने लगी। लेकिन हवन के भी लिए कालीबंगन में हवन की भी वो है ना। तो और जो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में नहाने की, अगर बड़ा शहर था बसाया था तो वहाँ पे भी ग्रेट बात की है ना। छोटी छोटी मूर्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि व्यापारी रात में सामान आ गया तो सवेरे कैसे ईश्वर की पूजा करेंगे ना, इसलिए अभी तो यूटिलिटी के हिसाब से भी हमको सोचना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गांव उसमें गए, वो बात अलग है कि जब कुछ सदी बाद नॉर्दर्न इंडिया में ऋग्वेद इत्यादि बनी तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज में चूँकि हाइम्स बन रही थी, तो संस्कृत आम भाषा नहीं थी, वो पॉकेट्स में ही थी, वो डेवलप हो रही थी। और उस समय उस नए विगर में वो ग्रामर और ध्वनि आपस में कहीं ना कहीं वो एक लैंग्वेज को दर्शाने लगी थी। और उस पॉकेट में कहीं ना कहीं हॉर्स इत्यादि, और कहीं ना कहीं वो पॉकेट साउथ इंडिया या ट्रॉपिक से थोड़ा दूर रहा होगा, और हमारा देश जो आज हम कहते हैं वो और भी बड़ा रहा, अफ़गानिस्तान के आगे भी जाता होगा। उस पॉकेट से कहीं ना कहीं चीज़ें फिर आगे बढ़ी, इसीलिए शुरुआती हाइम्स में जिक्र नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन सिंधु घाटी की सभ्यता में हाथी चावल इत्यादि से परिचित थी। और आगे चल के जब ये बोली भाषा आगे बढ़ी ग्रामीण कल्चर में, तो बाद की हाइम्स में हाथी चावल तांदुल के रूप में इत्यादि ये सब आता गया। तांदुल के रूप में आना बाद में, जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब बोले, बाद की हाइम्स में आना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से साउथ इंडियन लैंग्वेज का आना हाइम्स इत्यादि या ग्रंथों इत्यादि में कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल के तरफ ही इशारा करता है। और जो प्राकृतिक नॉर्थ इंडिया की भी है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल से ही लिखी है, लेकिन एनवायरनमेंट और संस्कृत के ज़्यादा प्रभाव से और नॉर्थ वेस्ट की और ज़्यादा इंटरेक्शन से, अन्य सभ्यताओं के साथ इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं, और पश्चिमी पहाड़ की सभ्यताओं के इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल जो है वो प्रोटो प्राकृतिक में डेवलप हुई। जबकि साउथ इंडिया में मैदान के बाद जल्द वो पहाड़ पे आ गए, वहीं के कारीगर थे, और वहाँ कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं लगभग सतत बनी रही, तो इसलिए प्रोटो तमिल में डेवलप हुई। ऑफकोर्स जो भी संस्कृत का इफ़ेक्ट था वो उस पर भी था, और उसकी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ और शब्द ऐड हुए और कहीं ना कहीं उसकी लिपि को भी प्रभावित किया। लेकिन प्रोटो तमिल से तमिल की ओर गई, नॉर्मल उसमें गया। और जबकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया लोकल डायलेक्टिक्स और अन्य पश्चिमी सभ्यता जो सामंजस्य में थी, और इनिशियल संस्कृत ग्रामर का, और जैसे जैसे वो और फ्लरिश हुई ऋग्वेदिक इत्यादि में, वो मतलब कहीं ना कहीं उससे पूर्व ऋग्वेद से बनने से पूर्व उस ग्रामर का और जैसे जैसे असर पड़ता गया, तो लोकल लैंग्वेज में चूँकि ट्रेड और पहाड़ इत्यादि का कल्चर ख़त्म हो गया था एकाएक, तो उस गैप में कहीं ना कहीं प्रभाव एनवायरनमेंट का और संस्कृत का बढ़ा। तो प्रोतो तमिल से जो तमिल बनना था वो प्रोटो प्राकृतिक और फिर उसके बाद प्राकृतिक में बदलाव हुआ। लेकिन सभी ने कहीं ना कहीं जो लिपि यूज की वही पत्थरों के कारीगर वाली, क्योंकि वही आम लोग थे, और वो जो याददाश्त सबसे मजबूत होती है, और पत्थरों पे जो रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल देखा उसने भी कहीं ना कहीं ब्राह्मी को जन्म दिया, और हमारी सारी सभ्यता में सारी स्क्रिप्ट का बेस बना। और वास्तव में इसीलिए बेस बना कि मानव की याददाश्त हज़ारों साल तक छाती है, खासकर अगर जब वो पत्थर पे काम किए हैं, चित्रों को बनाए हैं और उनको पूजा है, देखा है नदियों को, तो अर्थ दिया है। तो इसीलिए सिंधु का भी बेस और कोर वही रिवर डेल्टाइक सिस्टम है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी साइट्स मिली है, अगर मोटा मोटा उनकी कॉपी भी करेंगे, देखेंगे, तो अजीब रूप से आज ही एक वीडियो में मैंने देखा, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी रिवर ट्रिब्यूटरी फ्लो में पूरी की पूरी जो हज़ारों साइट्स हैं वो दिखती हैं। वो और कुछ नहीं, वो पानी के करीब ही सभ्यता बस रही थी, चूँकि खासकर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में
और पानी के साथ, पहाड़ों पे भी पानी के बगल ही बसती है। बोलान रिवर के बगल जो रिवर थी उसी के उसमें डेल्टा में, जी हाँ, मेहरगढ़ की सभ्यता। तो रिवर का जो जनरल फ्लो है, जो सभ्यता का जो फ्लो है, जो टोटल सभ्यता के 3000 साइट्स हैं, जब उनको मैपिंग करेंगे आप, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक मेन रिवर, उससे ट्रिब्यूटरी मॉडल में इसी तरह पूरी की पूरी सभ्यता अलग अलग साइट्स के ज़रिए आसमान से देखेंगे तो शायद वैसी दिखी। और मुझे हैरत हुई, तो मैंने कहा देखिए प्रकृति जो है कितनी सिंपल है और कितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पूरी की पूरी सभ्यता को भी वो रूप वही दे सकती है ना। तो रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल के पीछे ये थिंकिंग है। बहुत जगह मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत जगह ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन जितना लॉजिकल मैं सोच रहा हूँ अगर सही हो, हमारे फोरफादर प्रकृति के करीब थे और टेक्नोलॉजी, एआई और कंप्यूटिंग के इतने रिसोर्स नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे कई गुना ज़्यादा लॉजिकल थे। तो उम्मीद है कि एआई और कंप्यूटिंग में जो इनिशियल वैल्यू देनी है सिंबल्स को, किन सिंबल्स को देनी है, सिंपल सिंबल्स को, रिवर ट्री वाले या अन्य सिंपल सिंबल्स को, और किसी कॉमोडिटी के आधार पर अगर वैल्यू दें ना जिसको रिलेट कर सकें, तो फिर हम सही दिशा में स्क्रिप्ट को पढ़ने की तरफ बढ़ सकते हैं। सिंपल सिंबल से बनी कॉमोडिटी को अगर वैल्यू देंगे तो व्याकरण एक एक सिंबल का समझ लेंगे और उनको ट्रायल एरर के साथ फिर देने की कोशिश करेंगे कि अगर 6 शब्दों से सिंपल सिंबल से कोई वर्ड बना है तो इसमें कौन सा शब्द के लिए कौन से सिंबल के लिए कौन से वैल्यू दे, पलट पलट के। और अगर कॉम्प्लेक्स सिंबल मिल जाता है तो उसके साथ क्या बोलते हैं, अगर कोई कॉमोडिटी जोड़ लेते हैं पुराने नाम की, तो कहीं ना कहीं ये सिंबल्स आपस में कैसे मिलके एक एंटाइटी को जन्म दे रहे हैं कि क्या ये आपस में सील में किस तरह से जुड़े हैं, लीनियरली नहीं बल्कि घुमा फिरा के। और उस कॉम्प्लेक्स सिंबल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पीछे कौन कौन से सिंपल सिंबल्स हैं और उसके कॉम्प्लेक्स नाम से, और उसको कंपेयर करके तो और क्लोजनेस पे आ सकते हैं। और इस तरह से हम स्क्रिप्ट को डेसिफर करने की ओर बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स संस्कृत का इफ़ेक्ट, ग्रामेरियन का इफ़ेक्ट्स, कुछ सिंबल जुड़े भी मिल सकते हैं और कुछ सिंबल्स जो हैं अगल बगल की सभ्यता के भी आ सकते हैं, या उनके कॉमन नेम, उनके जो नेम है प्रचलित नेम, वो हमारे सिंबल में एंटर हो सकते हैं, या कुछ खास सिंबल उनके कहीं ना कहीं वो अपने सिंबल में भी कुछ जगह हो सकते हैं। तो इनको भी छांटना, बगल करना और उनके साथ पढ़ना, अलग अलग अप्रोचेस से हम पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे। अगर पूरी तरह फ्लो को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक एक स्क्रिप्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ये नहीं बता पाएंगे, और अगर पूरी तरह से कहीं ना कहीं या अलग अलग लैंग्वेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये नहीं बता पाएंगे। और पूरी तरह से अगर एक ही पे टारगेट मान लेंगे कि नहीं प्रोटो तमिल से ही लेके पूरी पढ़ जाएँ, या प्रोटो या संस्कृत से ही लेके पढ़ जाएँ, ना कोई अन्य भाषा से पूरा पढ़ जाएँ, तो कहीं ना कहीं हम बीच में ही अटक जाएंगे। कुछ भले ही पढ़ ले जाएं, वो बाई चांस इत्यादि हो सकता है। इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार मल्टीपल अप्रोचेस से कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट को पढ़ा जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में कौन सी लैंग्वेज इस स्क्रिप्ट पीछे सबसे डोमिनेंट है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सभ्यता का फ्लो और जो भी चीज़ें मैंने बताई, उस आधार पे कहीं ना कहीं साउदर्न इंडिया की भाषा, ख़ास तौर से साउदर्न ड्रविडियन भाषा, मोटा मोटा कहें, और मुझे तो इनाम जीता है तो मैं प्रोटो तमिल ही बोल देता हूँ। और अगर ज़्यादा एनवायरनमेंट का असर है तो प्रोटो प्राकृतिक भी बोल देता हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट जो है हमारी सभी लैंग्वेजेस की मदर जो है कौन है, दादी मदर कौन है, मदर की मदर इंदस स्क्रिप्ट है, और उनकी मदर जो है ब्राह्मी है। जय हिंद, जय भारत, जय वर्ल्ड।